नमस्ते। हिंदी क्लास में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे महान सुपुत्र की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि भारत वासियों का नाम रोशन किया, अपनी मातृभूमि का नाम रोशन किया। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया जी है, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी है। प्रस्तुत जो ये लेख है, प्रस्तुत जो ये आत्मकथा है, डॉक्टर बालचौरी रेड्डी जी ने लिखी है और उन्होंने हमारे विश्वेश्वरैया जी के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके योगदान के बारे में यहाँ पे हमें बताने का काम किया है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी एक महान इंजीनियर थे, अर्थात अभियांत्रिकी क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के साथ साथ विश्व में भी उन्होंने अपने काम से अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आइए देखते हैं ऐसे महान शख्स की ये कार्यगाथा, उन्होंने किए हुए कार्य और उनका अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कौन सा उन्होंने योगदान किया है। साथ ही अपनी मातृभूमि अर्थात उनकी कर्म भूमि, उसको हम मैसूर कहेंगे, उनके लिए उन्होंने किस प्रकार उन्होंने योगदान दिया है, इस पाठ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बालचौरी रेड्डी लिखित भारत रत्न विश्वेश्वरैया, ये चैप्टर है। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालचौरी रेड्डी का जन्म 1928 आंध्र प्रदेश के गुलगुडूरू गडप्पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद वाराणसी में हुई। आपको बनारस विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बालचौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं, अनेक भाषा जानते हैं। तो हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। आप भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। महात्मा गांधी के जीवनादर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत थे। उनकी कुछ प्रमुख रचना है उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, भग्न सीमाएं, ये बस्ती के लोग, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। उनके विविध साहित्य है पंचामृत, तेलुगु वाङ्मय है उनका, तेलुगु वाङ्मय विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियां, दक्षिण की लोक कथाएं आदि। प्रस्तुत जो ये जीवनी है, ये आत्मकथा है, ये भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी की है और उनके ही जीवन पर उन्होंने बालचौरी जी ने यहाँ पे लिखा है। व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता का परिचय उन्होंने दिया है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा अर्थात हुनर, कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत, दूरदर्शिता, यानी आगे की जिंदगी में, आगे की दुनिया में, आगे के भविष्य में क्या होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार सर विश्वेश्वरैया जी ने अपना योगदान दिया है, आदि गुणों के से देश के नव निर्माण में अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्म इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे आज इन्हीं के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। ईमानदार, कर्मठ, योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेते हुए इस जीवनी का चयन किया गया है। मतलब आज के इंजीनियर को या आज के जनरेशन को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जिंदगी में कठिन परिश्रम और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ने की सलाह इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे दी है। तो आइए देखते हैं सर विश्वेश्वरैया का जीवन परिचय। सबसे पहले भारत के थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जाता है। कुछ भारत में ऐसे महान सपूत है, सुपुत्र है, उनमें से विश्वेश्वरैया जी का नाम भी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक लिया जाता है। भारत के उत्थान में, उन्नति में, उत्थान अर्थात उन्नति, प्रगति, विकास, डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर, एक कुशल प्रशासक भी थे अर्थात एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक इंजीनियर भी थे। मैं आपको आगे बताऊंगा इंजीनियर के रूप में उन्होंने किस प्रकार कार्य किया और प्रशासक के रूप में भी उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया। अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई अर्थात इरिगेशन तथा औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश के लोग चकित होते हैं। मतलब इतने विद्वान, इतने महान व्यक्ति को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने गुणवान, इतने प्रतिभाशाली, इतने बुद्धिमान एक साधारण व्यक्ति एक साधारण घर से पैदा होकर दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ी बात सर विश्वेश्वरैया जी ने यहाँ पे करके दिखाई है। असली नाम भी उनके बारे में जानेंगे, उनका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। सर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के अब कर्नाटक जिले के कोलार जिले में अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में हुआ। 15 सितंबर 1861, 15 सितंबर 1861 को हुआ। इनका पूरा नाम क्या है, देखिए, याद रखिए, मोक्ष गुंडम
विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया को सर विश्वेश्वरैया या यम विश्वेश्वरैया भी कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम है या पूरा नाम है मोक्षगुंडम, यानी यम विश्वेश्वरैया अर्थात मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत गरीब थे, पढ़ने लिखने में पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। गरीबी के कारण तत्कालीन स्थिति में देखो 1861 की बात है ये, तब उनका जन्म हुआ है, मतलब लगभग 1900 दशक की शुरुआत है और 1800 के अंत में तत्कालीन स्थिति में आपने देखा होगा गरीबी कितनी होगी भारत में। ब्रिटिशों का राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और ऐसी स्थिति में यहाँ लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जा चुकी थी, लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे राज्य शुरू हुआ था। और ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षा व्यवस्था थी का ढांचा पूरी तरह ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया था, और इस स्थिति में उन्होंने अपने लगन से अपने मेहनत से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन घर वाले उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो जैसे जैसे गांव में उन्होंने जो प्राइमरी शिक्षा उन्होंने पूरी की और बाद में वो बैंगलोर गए, आज का कैपिटल कर्नाटक का। बेंगलोर में खर्च चलाना बहुत मुश्किल था, देखो बेंगलोर जैसे शहर में खर्च चलाना बहुत मुश्किल था, और इसलिए उन्होंने एक रिश्तेदार के पास रहे, उन्होंने ट्यूशन करके अपने दिन काटे, मतलब वो खुद ही टैलेंटेड थे और उसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया, और उससे आई हुई कुछ आमदनी उसकी इनकम से उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उन्होंने पूरी की। मैट्रिक मतलब आज का 11th स्टैंडर्ड, तत्काल स्थिति में आज का 10th स्टैंडर्ड, तत्काल स्थिति में 10th स्टैंडर्ड नहीं था, मैट्रिक थी, जिसको हम आज बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम कहते हैं। तो बाद में बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए, वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए प्राप्त किए, बैचलर ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर उन्होंने भी पूरा किया, और उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले 19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले एक महान विश्वेश्वरैया कम उम्र में उन्होंने अपना एजुकेशन अपनी शिक्षा पूरी की। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, मैंने पहले कहा अंग्रेजों का जमाना था, बड़े बड़े संस्थानों पर अंग्रेजों का राज था, और ऐसे सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर का जो सेंट्रल कॉलेज है वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और उन्होंने विश्वेश्वरैया की प्रतिभा को उनके गुणों को अच्छी तरह परखा था। उन्होंने जान लिया था कि ये व्यक्ति ये लड़का बहुत गुणवान है, प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, और इसलिए उन्होंने अपना एक लेटर, एक सिफारिश पत्र, रेफरेंस लेटर उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया, और वहां पे उसमें बहुत लेटर में उनको विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ की, उनका गुणगान गाया, उनको प्रेज किया और कहा कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, उसको आपके पुणे के साइंस कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। वहाँ प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती करवाया। विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। 19 साल की उम्र में उन्होंने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया। उसके बाद वो पुणे के साइंस कॉलेज में गए और वहां से उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। पहले मैंने आपको बीए और बैचलर ऑफ आर्ट्स का आर्किटेक्चर कहा था, लेकिन नहीं, बीए और बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद पुणे में जाकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। विश्वेश्वरैया समय के बहुत पाबंद थे, मैंने पहले कहा ईमानदार और कर्मठ अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि अपने काम में लगन, अपने काम से प्रेम करना, अपने काम में लगाव, अपने सही समय पर सही काम करना, वो उनकी एक खासियत थी, उनका एक गुण था। तो समय के बहुत बड़े पाबंद थे, समय का पालन करते थे, कुछ भी समय बर्बाद नहीं करते थे, मेहनत करते थे, और इसके कारण ही वो विश्वविद्यालय को मतलब अपना जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने समय से पहले ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय यानी आज का मुंबई यूनिवर्सिटी में वो प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में वो पास हुए। और उन दिनों मुंबई सरकार का ये नियम था, अर्थात यूनिवर्सिटी का ये नियम था कि जो भी छात्र प्रथम आता है या फर्स्ट क्लास आता है उसको कैंपस सिलेक्शन, आज हम उसको बोलते हैं, नौकरी दी जाती है। तो विश्वेश्वरैया को इसके नियम के तहत उनको 23 साल में ही 23 ईयर में ही असिस्टेंट इंजीनियर के नियुक्त में कार्य करने का मौका उनको मिला। तो बंबई सरकार की नौकरी करते हुए विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण का, नहर अर्थात कैनल का निर्माण कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। मतलब 23 साल की उम्र में एक असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर उन्होंने काम किया। एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया कि कम उम्र में वो अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से कम उम्र में ही वो एक असिस्टेंट पद पर यानी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। तो सबसे पहले उनका नहर का, कैनल का काम उनको सौंपा गया और उन्होंने बखूबी से अच्छी तरह जो शहरों में जो पानी की समस्या थी, जो शहरों में
जो बड़े बड़े शहरों में पानी तो बाहर से नदी का या किसी बड़े से तालाब का लाना पड़ता था, वहाँ का जो पानी का प्रबंध है खास करके बम्बई का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। ये 1900 के दशक की शुरुआत की बात थी। शहरों के लिए पानी की व्यवस्था करना इतना आसान काम नहीं है। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाना असाधारण मेधा की जरूरत थी। मतलब बहुत बड़ा हुनर उसमें होता कि गांव शहर के बाहर से कहीं दूर से पानी को लाना और फिर एक बार ठीक तरह से उसका इरिगेशन करके ठीक तरह से पूरे शहर को पानी पहुंचाना एक आसान काम नहीं था, लेकिन वो काम बहुत बड़ा काम सर विश्वेश्वरैया जी ने यहाँ पे करके दिखाया। इसलिए प्रमुख नगरों के पानी के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने के लिए उनको निमंत्रित किए गए थे। मतलब सिर्फ बम्बई नहीं, बम्बई की जैसे ही उन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया तो भारत के अलग अलग शहरों के राजा महाराजाओं ने और तत्कालीन स्थिति के अंग्रेजों ने भी उनको उस शहर की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए उनको निमंत्रित किया। तो बहुत बड़े मेधावी, बहुत बड़े टैलेंटेड, ब्रिलियंट छात्र के रूप में उभरे थे विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे, 31 ईयर्स के थे, तब उन्होंने बहुत बड़ा कार्य साध लिया था। वो एक शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। मैं आपको बताता हूँ शक्कर बैरेज क्या है। शक्कर बैरेज, शक्कर यानी नॉट शुगर, शक्कर एक सिंध प्रांत आज के पाकिस्तान में शक्कर नाम का एक शहर है और उसमें शक्कर बैरेज वाटर वर्क्स का निर्माण किया था। बात 1894 की थी, 1894 की बात है ये। उन दिनों सिंध प्रांत जो बंबई का हिस्सा था, भारत पाकिस्तान आजादी के पहले का ये किस्सा है, आजादी के पहले की ये बात है। आज वो प्रांत पाकिस्तान में एक सिंध का बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, रेगिस्तान अर्थात डेजर्ट। उसमें शक्कर नाम का एक छोटा सा शहर है। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ वो कार्य संपन्न किया, जिससे सारे देश में उनका नाम फैल गया, रोशन हो गया। देखो क्या है, शक्कर नाम का एक शहर है जो आज के सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है, जो राजस्थान से सटा हुआ भाग है। जैसे राजस्थान से निकलकर अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा रेगिस्तान ही मिलेगा। और वहाँ पे शक्कर नाम का जो गांव है, जो शहर है, वहां पे उन्होंने एक डैम बनवाया और वो डैम तभी तत्कालीन स्थिति में सबसे बड़ा डैम था, क्योंकि उसके 64 उसके लिए उन्होंने दरवाजे बनाए थे, 64 दरवाजे बनाए थे। इसमें नहीं है, मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 64 डैम बनवाए थे और इस शक्कर गैरेज से लगभग 70 से 80 गांवों को पानी की समस्या का समाधान यहाँ पे सर विश्वेश्वरैया जी ने किया था। बहुत बड़ा काम उन्होंने छोटी उम्र में किया था। 31 साल की उम्र जैसे ही, मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर हो गए और उन्होंने कम उम्र में अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभा के साथ प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए, अपना हुनर का इस्तेमाल, परिचय दिखाते हुए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और इसके कारण ही उनका नाम पूरे देश में फैल गया। आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका नाम लेते थे। विश्वेश्वरैया बहुत महान इंजीनियर है। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। मतलब हर एक काम में उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया, अपनी प्रतिभा का, अपने हुनर को दिखाया और इसीलिए वो एक महान इंजीनियर के रूप में तत्कालीन स्थिति में उभरे। 1904 की बात है, 1904 बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत में शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। देखो, भारत सरकार अर्थात तत्कालीन स्थिति में बंबई सरकार अर्थात अंग्रेजों की सरकार में वो काम करते थे और इसी के मद्देनजर एक ब्रिटिश की सरकार होने के बावजूद एक कॉन्फ्रेंस के लिए उनको लीडर बनाकर भेजा गया और शिमला में जो इरिगेशन के लिए कॉन्फ्रेंस थी और उनको लीडर के तौर पर, उनके एक प्रतिनिधि के तौर पर उनको भेजा गया। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, कई सारे उदाहरण उनके सामने दिए जाते हैं, जिसमें पुणे की खड़कवासला नाम का बांध है। महाराष्ट्र में पुणे नाम का जो शहर है, वहां पे खड़कवासला इस जगह पर उन्होंने बहुत बड़ा एक डैम बनवाया था और यही पानी पूरे पुणे से लेकर अलग अलग उत्तर महाराष्ट्र में भी वो पानी की समस्या का जो समाधान तत्कालीन स्थिति में 1904 के दशक में, 1904-05 के दशक में ये काम सर विश्वेश्वरैया जी ने किया था। इस बांध की खासियत, इस डैम की खासियत क्या है? इस डैम में ऑटोमेटिक गेट, जो अपने आप खुलने वाले और अपने आप बंद होने वाले डैम का डिजाइन पहली बार उन्होंने बनवाया था और ये अपने आप में ऐसा पहला डैम था जो ऑटोमेटिक डैम था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये काम
इतने उसके इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका के मशहूर पनामा शहर के लिए भी इसी की डिजाइन की नकल अर्थात कॉपी की गई। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया जी का नाम पूरे विदेश में फैल गया। जो डैम उन्होंने पुणे में बनवाया, जिस खड़कवासला में उन्होंने जो डैम बनवाया, वो डैम ऑटोमेटिक गेट वाला डैम था, जो पानी के प्रेशर से ऑटोमेटिक उसके दरवाजे खुलते थे, जैसे पानी का प्रेशर कम होता था दरवाजे बंद होते थे। इस बहुत ऐसा एक बहुत बढ़िया डैम, एक ऐसा डैम उन्होंने बनाया जो भारत के लिए ऐसा पहला डैम था, और इसी के कारण ही अमेरिका में जो पनामा नहर है उसके लिए भी यही का डिजाइन उन्होंने कॉपी किया, और इसके कारण पूरे विश्व में विश्वेश्वरैया जी का नाम पूरे विश्व में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई तथा सिंध वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब 1906 में अदन से बुलावा आया। अदन ये गल्फ कंट्री का ये गल्फ में है, ये अखाती देश को कहते हैं। अदन से उन्होंने बुलाया, वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का समस्या, मतलब अखाती देश में तो रेगिस्तान ज्यादा होता है, जैसे कि आज हम यूएई बोलते हैं, ओमान हो, चाहे वो बहरीन हो, या अलग अलग जो अखाती देश की जो अलग अरेबियन कंट्रीज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे जो अदन है, और इसी अदन से उनको बुलावा आया, और वहां पे पानी की जो समस्या है, इरिगेशन की समस्या को मिटाने के लिए वहां पे सर विश्वेश्वरैया जी को, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को, भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी को वहां पे बुलाया। वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी की समस्या का इंतजाम किया, नालियां बनवाई, और इस कार्य का साथ बड़ा उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। साथ ही देश के बहुत बड़े इंजीनियरों में गिने जाने लगे। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। इधर उनकी खूब पदोन्नति भी हुई, मतलब उनका प्रमोशन होता गया, जैसे नाम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, अपने अपने टैलेंट से, अपनी खूबी से हर काम को उन्होंने पूरा किया। इसके कारण उस सरकार ने तत्कालीन स्थिति में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनको प्रमोशन देते गए। अब वो सुप्रिटेंडेंट बन गए थे। जैसे कि आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति के नाम रोशन होता है, नाम बड़ा होने लगता है, चारों तरफ गौरव होने लगता है, तो कुछ लोग जलते भी है, ईर्ष्या भी करते हैं, और यही इस विश्वेश्वरैया जी के साथ हुआ। विश्वेश्वरैया की ख्याति, उनका नाम बढ़ने लगा, उनकी पदोन्नति, उनका इंक्रीमेंट होने लगा, उनका प्रमोशन होने लगा, लेकिन कुछ लोग इंजीनियर्स जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र तभी 47 की थी, और दूसरी बात यह थी कि वो पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से वो आगे बढ़ते गए। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहले ही से थे, उस पर हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष देख विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दिया। नियम के अनुसार उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, मगर उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए, उनकी योग्यताओं को देखते हुए उनको पेंशन दी गई। देखो, भारत सरकार अर्थात तत्कालीन में ब्रिटिश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तब वो 47 साल के थे, 47 ईयर के थे, और उनकी कम उम्र में एक व्यक्ति सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन चुका था। और ऐसे ही हर कोई सलाह लेनी हो या कोई भी बड़ा काम करना हो तो उनकी सलाह ली जाती थी, उनके एडवाइस ली जाती थी। और ये देखकर कोई भी उनके जो सीनियर इंजीनियर थे, या उनसे भी बड़े उम्र के इंजीनियर थे, उनसे जलने लगे। उनको लगने लगा, अरे यार, एक कल का लड़का हमसे आगे निकल गया और हम वही के वही बढ़ गए। लेकिन इसके पीछे हमारे विश्वेश्वरैया जी की बहुत बड़ी मेहनत थी, कड़ा परिश्रम था, और अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से उन्होंने अपना नाम कमाया था, और अपने ओहदे पर, अपने डेजिग्नेशन पर वो पहुंचे थे। लेकिन लोग जलते हैं, जलने वाले हमेशा जलते हैं, और इसके कारण लोगों का जो ये नजरिया था, इसके कारण वो अपने आप को, उनको ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, और इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया। आखिरकार ऐसा नियम था कि ब्रिटिशों के सरकार में कि कम से कम एक पर्टिकुलर समय तक उनकी नौकरी होनी चाहिए, तब उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन वो उस टाइम से ही पहले उन्होंने रिजाइन दिया, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनके काम को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके हुनर को देखते हुए उनको पेंशन दी गई। तो ब्रिटिश सरकार ने भी उनके लिए अपने नियम तोड़े। एक बहुत बड़ी बात है ये। नौकरी से निवृत्त होकर, यानी रिटायरमेंट लेकर, उन्होंने क्या किया, पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद के राज्य के इंजीनियर की सलाह करते। देखो, तत्कालीन स्थिति में संस्थान से प्रेसिडेंसी, प्रिंसली स्टेट्स उसको हम बोलते हैं, जैसे को हैदराबाद हो, या गुजरात, या बड़ौदा हो, जैसे कि महाराष्ट्र में सतारा हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, मैसूर हो, या अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, जिसको हम संस्थान बोलते हैं। भारत में आजादी के बाद लगभग 565 संस्थान थे, और उसको जोड़कर एक संपूर्ण भारत, हिंदुस्तान का निर्माण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पे किया था। तो हैदराबाद, तभी निजाम का शासन था,
और आज़ादी के बाद भी निज़ाम का शासन था, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पे इंडियन आर्मी को वहाँ पे डाला और 7 ही दिनों में हैदराबाद को जीत लिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो तत्कालीन स्थिति में हैदराबाद एक निज़ाम का राज्य था, निज़ाम का शासन था, और वहाँ पे भी जो पानी की समस्या थी और इसके लिए उसको मिटाने के लिए हैदराबाद के राजा ने, हैदराबाद के निज़ाम ने एक सलाहकार एडवाइजर के रूप में सर विश्वेश्वरैया को यहाँ पे सिलेक्शन किया। देखो अभी वो प्राइवेट नौकरी, अर्थात किसी राजा की नौकरी करने लगे। उन दिनों हैदराबाद रियासत, प्रिंसली स्टेट्स पर निजाम का, नवाब का शासन था। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते हैं। हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आप पड़ी खड़ी थी, वो मूसी नदी में बाढ़ आई। हैदराबाद के बीचों बीच ये नदी गुजरती है, मूसी नदी में बाढ़ आती है हर साल, तत्कालीन स्थिति में बाढ़ आती थी और उसके कारण पूरा हैदराबाद तबाह हो जाता। हाल ही में 2020 में भी, मतलब हाल ही में हैदराबाद में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसके कारण पूरे हैदराबाद में पानी पानी हो चुका था। तो मूसी नदी में बाढ़ आई थी और हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती है, इसके कारण बहुत तबाही होती थी। तो ये उस बाढ़ का पानी हैदराबाद में घुसता था, जिसके कारण पूरा कामकाज बंद होता था। विश्वेश्वरैया जी ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध बनवाने का फैसला किया, अर्थात डैम बनाने का फैसला किया। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का सबसे बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीचों बीच उसी मूसी नदी के, अगर आप हैदराबाद को अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ये मूसी नदी, अर्थात उस मूसी नदी के बीच में ही, आसपास ही, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसके पास ही बाग-ए आम नाम का एक मशहूर बगीचा, एक गार्डन वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि मैसूर में वृंदावन गार्डन है, उसका भी निर्माण विश्वेश्वरैया ने किया था, ठीक उसी तरह बाग-ए आम उन्होंने उस मूसी नदी के किनारे वहाँ पे उन्होंने बनवाया है। ये सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद। दक्षिण रियासतों में हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश अलग हो चुका है। अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन 10 साल के लिए ये 2 राज्यों की राजधानी बनी रहेगी, ऐसा फैसला किया जाता है। जब भी कोई 2 राज्य अलग हो जाते हैं तो उनकी एक कॉमन राजधानी बनाई जाती है, ताकि नए जो राज्य बनता है उसके लिए कुछ मौका मिले। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, 2-3 राजधानी बनाने के फैसला अभी तत्कालीन जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने फैसला किया है, जिसमें अमरावती भी आता है। और आज फिलहाल अभी दोनों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है। उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी 10 सालों के बाद। जैसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। तो दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है, मतलब दक्षिण यानी साउथ इंडिया में सबसे बड़े संस्थान थे, एक तो हैदराबाद संस्थान और दूसरा है मैसूर संस्थान। मैसूर के राजा उस समय राजा वडियार थे, वे कृष्णराज वडियार थे। वे एक कुशल शासक एवं अपितु दयालु राजा भी थे। वे अपने प्रजा के हमेशा सुखी देखना चाहते, इसलिए उन्होंने नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहा। अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का आमंत्रण किया था। तत्कालीन स्थिति में मैसूर में जो राजा थे उनका नाम था कृष्णराज वडियार, और उन्होंने मैसूर के विकास के लिए, एक अच्छे राजा थे, एक कुशल राजा थे और लोगों के बारे में सोचते थे, और अपने राज्य के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने नई नई योजनाएं बनाई। और इसीलिए उन्होंने सर विश्वेश्वरैया को उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया। उनको कहा कि आप हैदराबाद के राजा की नौकरी छोड़कर अपने राज्य की, क्योंकि वो मैसूर के ही थे, मैसूर के जिले के ही थे, और इसीलिए उन्होंने अपने कर्म भूमि की सेवा करने की, अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उनको मौका मिला, और इसीलिए विश्वेश्वरैया अब कहाँ पे आ गए, मैसूर आ गए। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे आज मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिला, और उन्होंने हैदराबाद के राज्य की नौकरी छोड़कर, नवाब की नौकरी छोड़कर वो मैसूर के राज्य के वो दीवान बन गए। एक चीफ इंजीनियर भी नियुक्त किए गए और बाद में उनको दीवान के रूप में भी उनको काम करने का मौका मिला। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद में नियुक्त किए। इस पद पर उन्होंने 3 साल का कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्य कुशलता एवं शासन पटुता पर महाराजा मुग्ध हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने 3 साल के बाद विश्वेश्वरैया को दीवान बना दिया। आज तत्कालीन स्थिति में दीवान मतलब एक प्रधानमंत्री के तौर में काम होता है। राजा की, महाराजाओं के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में राजा ही सर्वस्व होता है, लेकिन दीवान उसके सलाहकार के रूप में काम करता है। आज के इस लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में, लोकशाही देश में प्रधानमंत्री मुखिया होता है और राष्ट्रपति सिर्फ मतलब क्या होता है वो, जिसको साइनिंग अथॉरिटी के लिए, जिसको हम सिर्फ बोलते हैं कि यहाँ पे लोकशाही में प्रधानमंत्री या हम उसको संसद, पार्लियामेंट जो कायदा करती है उसको मुहर लगाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। तो तत्कालीन स्थिति में दीवान एक बहुत बड़ा पद था, राजा के बाद का पद था, और सलाहकार के रूप में भी उनको 3 साल में के बाद उनको नियुक्त किया गया, क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी
उनकी खूबी देखकर, उनके अंदर की बुद्धि देखकर, उनके अंदर का जो ईमानदार और कर्मठ बुद्धि देखकर या कर्मठ जो जो परिस्थितियां देखकर तत्कालीन स्थिति के राजा ने, तत्कालीन स्थिति के महाराजा ने उनको, कृष्णराज वड़ियार ने उनको दीवान के उस पद पर नियुक्त किया गया। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे सर विश्वेश्वरैया के जीवन में हुई। तो एक महाराजा उनको कहते हैं कि आइए और आपके राज्य के दीवान बनिए। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय अपने राज्य के लिए, अर्थात मैसूर के राज्य के लिए उन्होंने अलग अलग विभागों में, अलग अलग उन्होंने सेक्शन में उन्होंने बहुत बड़े सुधार किए, नई नई योजनाएं लागू की। इसके कारण राज्य की आमदनी अर्थात इनकम बढ़ने लगा। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किए, नई नई नहरों के द्वारा 1.5 लाख 1.5 लाख 1.50 लाख 1,50,000 एकड़ जमीन सिंचाई अर्थ इरिगेशन के नीचे उनके अंदर उन्होंने लाई। मतलब मैसूर के राजा के मैसूर के राज्य में वो काम करते समय, दीवान के रूप में काम करते समय उन्होंने अपने राज्य के लिए अलग अलग योजनाओं का शुरुआत की, अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही कैसे अपने राज्य की इनकम बढ़े इसके लिए उन्होंने ध्यान दिया। बड़े बड़े कारखाने खोले, साथ ही इरिगेशन की समस्या, इरिगेशन से राज्य की पानी की समस्या का समाधान उन्होंने किया। मैसूर राज्य के शिव समुद्र जल प्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में हुआ। शिव समुद्र जलप्रपात पर, शिव समुद्र का जहाँ पे मैसूर से लगभग 60 किलोमीटर आसपास यहाँ पे ये शिव समुद्र है, और इसी के पानी पर ही, इसी पर ही, जल पर ही उन्होंने बिजली पैदा करने का कारखाना उन्होंने बनवाया, और जिसके कारण मैसूर राज्य की बिजली की समस्या का समाधान उन्होंने किया। मैसूर राज्य ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों में विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी भी प्रदेश की प्रगति, समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर भी निर्भर होती है। देखो, तत्काल उन्होंने समझ में आया कि कोई भी राज्य को, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास करना है तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही वहां पे बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए। जिस राज्य में सबसे बड़े कारखाने होते हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उस राज्य का इनकम ज्यादा होता है, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होता है। और इस इंडस्ट्री के लिए किसकी जरूरत है? बिजली और पानी की। और ये विश्वेश्वरैया जानते थे और उन्होंने बिजली का समस्या का समाधान किया, इरिगेशन की से पानी की समस्या का समाधान किया, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया, और साथ ही कारखाने बनाए, जिसके कारण लोगों को वहां पे नौकरियां मिली, जिसके कारण आमदनी बढ़ी, जीडीपी अच्छा हो गया। एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूं। यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य के चंदन का तेल, आज भी मैसूर सैंडल सोप हम जिसको इस्तेमाल हम करते हैं, आज यही इसका निर्माण सर विश्वेश्वरैया जी ने किया था। अर्थात उन्होंने ये कारखाना लगवाने के लिए उन्होंने अनुमति दी थी। चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात अर्थात स्टील तथा कागज के कारखाने खोले। भद्रावती में स्थापित इस्पात अर्थात स्टील का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ, उनके ही देखरेख में, उनके ही ऑब्जर्वेशन में, उनके ही गाइडलाइंस के अंदर ही, उनके ही कहने पर ही इस्पात एंड स्टील कंपनी का भद्रावती में उन्होंने स्थापना की थी। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जाते हैं। उनमें प्रमुख कार्य है कावेरी नदी पर बांध। मैसूर राज्य की पहचान कावेरी नदी से होती है, और इसी कावेरी नदी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बनवाया, और वो डैम आज भी दिखाई देता है। कृष्णराज सागर नाम से वो डैम मशहूर है। इस डैम के निर्माण से जहां उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मतलब एक तरफ इंडस्ट्री के लिए पानी भी मिला, और दूसरी तरफ खेती के लिए भी पानी देने का काम विश्वेश्वरैया जी ने किया, और यही डैम उन्होंने कावेरी नदी पर बनवाया, और उस डैम का नाम है कृष्णराज सागर। मैसूर राज्य के विकास में कृष्ण सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला बांध है, पर इसका पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आज भी आते हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया को जाता है। मतलब मैसूर एक भारत के टॉप 5 शहरों में से एक शहर है, और एक आज भी ये मैसूर शहर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ शहरों में से माना जाता है। लगभग 2018 और 19 में उसको लगातार 2 साल टॉप 5 में क्लीनेस्ट सिटी में मैसूर का नाम लिया गया था, मैसूर का नाम आया था। और इसका पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को इसलिए जाता है कि आज मैसूर जो भी है, उसका कारण, उसका श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट विश्वेश्वरैया को जाता है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन स्थिति में जो इंडस्ट्री, जो इरिगेशन और जो बिजली की समस्या मिटाई थी, जिसके कारण तत्कालीन स्थिति में जो ग्रोथ हुआ, तत्कालीन स्थिति में जो विकास हुआ, आज भी प्रशासन ने उसको कंटिन्यू किया है, बरकरार रखा है। तो ये पूरा श्रेय मैसूर की सुंदरता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ विश्वेश्वरैया को जाता है, तत्कालीन स्थिति के राजा को भी जाता है।
नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान अर्थात वृंदावन गार्डन आज भी उस कृष्णराज सागर के साइड में सामने ही वो एक वृंदावन गार्डन बनाया, लगभग 2.5 किलोमीटर का ये गार्डन है। बहुत ही सुंदर ये नजारा है जिसको देखने के लिए कई सारे सैलानी, कई सारे पर्यटक अर्थात टूरिस्ट वहां पे आते हैं। भारत के सुंदर उद्यानों में एक है, भारत के बहुत सारे उद्यानों में से गार्डन से एक सुंदर गार्डन है वृंदावन। दीवान के पद पर काम करते हुए विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायत राज व्यवस्था, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए जो वहां के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी, फलता राज्य का विकास हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक बनवाया, बैंक ऑफ मैसूर। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में भी उनकी देन अद्भुत है। मतलब सिर्फ इरिगेशन और कारखाने बनाने का काम नहीं किया, बल्कि उनके राज्य के विकास के लिए गांव और राजा और प्रजा के बीच का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान देने का काम, बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे विश्वेश्वरैया जी ने किया। उनके बीच में दुआ बनने का काम विश्वेश्वरैया जी ने किया। गांव में किस प्रकार विकास होना चाहिए और इसलिए गांव के लिए प्रतिनिधि, जिसको हम आज जिस पंचायत राज व्यवस्था की बात हम 1947 के बाद भारत की आजादी के बाद करते हैं, वही पंचायत राज व्यवस्था आजादी के पहले ही विश्वेश्वरैया जी ने की थी। पंचायत राज्य व्यवस्था जिसमें सरपंच और उनके कुछ ये होंगे, उस सरपंच के पास सरपंच को मदद करने वाले उनके सदस्य होंगे। तो पंचायत राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, बुनियादी ढांचा है, फाउंडेशन का काम सिर्फ विश्वेश्वरैया जी ने किया था। और भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने भी या तत्कालीन सरकारों ने भी यही किया और पंचायत राज व्यवस्था का निर्माण की, जिसके तहत आज गांव में सरपंच होता है, ग्राम पंचायत होती है, तालुका लेवल में आपको पंचायत समिति होती है, जिला लेवल पे जिला परिषद, जिला पंचायत उसको हम कहते हैं, नगर पालिका शहरों के लिए या बड़े बड़े शहरों के लिए महानगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। तो यह पंचायत राज्य व्यवस्था होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने बहुत बड़ा काम किया है। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय था। देखो साउथ इंडिया में तत्कालीन स्थिति में मद्रास यूनिवर्सिटी थी, लेकिन मद्रास तमिलनाडु का, मतलब आज के तमिलनाडु का एक ये है क्षेत्र है और मैसूर एक अलग क्षेत्र था। तो दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन होता था कि कौन से राज्य का ज्यादा विकास हो। तो उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे, उसमें से एक मद्रास था। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापन किया जिसको हम मैसूर यूनिवर्सिटी कहते हैं आज। इस प्रयत्न में उन्हें अपने अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, आखिरकार वे प्रयत्न हुए। मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मद्रास यूनिवर्सिटी छोड़कर उन्होंने अपने राज्य के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई ताकि अपने खुद के राज्य के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़े और उस राज्य की प्रगति हो। विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य ने हर दिशा में, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। मैसूर राज्य ने लोग भी बहुत खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा। मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहते थे, मतलब डेवलपमेंट चाहते थे, मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जहां मद्रास के राज्य की उन्नति नहीं करना चाहते थे, वहां मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर राज्य के कान भरना शुरू किया। ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहां पर काम करना अपनी शान के विरुद्ध समझा और 1918 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। देखो लोग जलने वाले होते हैं, मैंने पहले ही कहा। मैसूर में राजा का शासन था और मद्रास में अंग्रेजों का शासन था। एक तरफ अंग्रेज अपने राज्य का विकास नहीं कर रहे थे, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे थे, दूसरी तरफ मैसूर का जो विकास है, मैसूर की जो उन्नति है, डेवलपमेंट देखकर जल रहे थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, मैसूर के राजा के कान भरने शुरू किए। उनको विश्वेश्वरैया के खिलाफ उनके बहुत सारी गलत बातें उनको बताते गए और इसके कारण उनको लगा कि ऐसी स्थिति में अगर मेरा ही राजा, जिनके लिए मैंने मैसूर राज्य के विकास के लिए इतना योगदान दिया, अगर मेरा ही राजा मेरे खिलाफ अगर कुछ कहता है तो ये मेरे शान के, आत्मसम्मान के विरुद्ध है। और उन्होंने 1918 में उनके अपने पद से इस्तीफा दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेश यात्रा में चल पड़े। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास कामों योजनाओं की समिति का सदस्य चुना। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रहा था। इसके निर्माण के लिए देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के प्रमुख सदस्य थे। भारत की आजादी के बाद जब राजधानी का निर्माण, मतलब राजधानी की डेवलपमेंट की निर्माण, इरिगेशन के, रोड ट्रांसपोर्टेशन की और अन्य बिल्डिंगों के, अन्य भवनों का निर्माण किया जा रहा था, एक नई राजधानी बनाई जा रही थी। तत्कालीन स्थिति में भारत सरकार ने उनके राजधानी कमेटी के सलाहकार के रूप में, एक सदस्य के रूप में उनको सिलेक्शन किया। बहुत बड़ा काम
विश्वेश्वरैया जी ने यहाँ पे अपने कार्यकाल में किया है। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई उसमें प्रभावित होकर वो टाटा कंपनी ने उन्हें इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। देखो जो विश्वेश्वरैया ने अपने मैसूर राज्य के लिए किया, जिन्होंने जो इस्पात अर्थात स्टील का कारखाना बनाया और इसके देखकर ही टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप ने उनको अपने स्टील कंपनी के डायरेक्टर भी नियुक्त किया। बहुत बड़ी बात अपने देश के लिए है। अब हमारे लिए गौरव की बात है, हम जिस कर्नाटक से आते हैं और उन्हीं कर्नाटक में इस सर विश्वेश्वरैया का जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और उनका मान, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक महान इंजीनियर के रूप में सर विश्वेश्वरैया ने पूरे विश्व में अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने सर्वोच्च उपाधि देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। देखो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ने, देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने उनको अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से डिलीट, मैंने जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सर या डिलीट उपाधि दी जाती है। भारत में सर विश्वेश्वरैया, सर रविंद्र जडेजा, आपने देखा होगा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को, जिनको एक यूनिवर्सिटी ने भी उनको सर ये नाम से उपाधि दी, वैसे ही सर ये उपाधि भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी को भी दी गई थी अलग अलग विश्वविद्यालयों ने। भारत की सर्वोच्च उपाधि, इसके साथ उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न, उसके ऊपर कोई अवार्ड नहीं है, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा उनका बहुमूल्य उनको एक उपाधि भारत रत्न से उनको घोषित किया गया। और उस वक्त विश्वेश्वरैया जी की उम्र 94 साल की थी, 94 की उम्र में उनको भारत रत्न घोषित किया गया। 15 सितंबर 1961 को 15 सितंबर 1961 को 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्म शताब्दी मनाई जाती है। इसके बाद वे 7-8 महीने की जीवित रहे। इस प्रकार पूर्ण आयु भोगकर विश्वेश्वरैया जी ने 14 अप्रैल 1962 को बंगलौर में चिर विश्राम लिया, अर्थात उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका देहांत हो गया 14 अप्रैल 1962 में। 15 सितंबर ये दिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्री विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे, महान कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं किया। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने यही बताया कि वे समय पर अपना सभी काम करते। जब पूछते कि आप इतनी उम्र कैसे, और इतनी उम्र में भी कितना मेहनत, कितनी परिश्रम कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं कि सही समय पर सही काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो व्यायाम करते रहो, आप समय का सही इस्तेमाल करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो और मेहनती रहो, ईमानदार रहो, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और इसी के कारण आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। वे सदा मेहनत करते थे, दूसरों को भी यही आशा करते थे। उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है। देखो वो कहते थे कि भारत में लेजी लोग ज्यादा है, इसलिए हमारा देश अमेरिका जापान की तरक्की नहीं कर सकता। मतलब अमेरिका और जापान, जब जापान में 1945-46 में 6 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबॉम्ब अमेरिका ने डाला तो 2 शहर पूरे तबाह हुए। ये सिर्फ 2 शहरों की बात नहीं, पूरे बल्कि पूरा जापान तबाह हुआ और जापान ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शरणागति पथ करे, आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। लेकिन आज अगर हम 2020 में जापान को देखते हैं तो जब अगर हम भारत 2020 में जी रहा है तो जापान लगभग 2070 में जी रहा है। मतलब वो लगभग 50 साल आगे डेवलपमेंट में हमसे आगे जापान है। एक छोटा सा देश, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश, आज जापान विश्व की ताकतवर शक्तियों में से है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये देश तो बड़े होंगे ही, क्योंकि ये ब्रिटेन ने तो दुनिया पर राज करने का काम किया, दुनिया को लूटा। अमेरिका पहले से ही 1970 के दशक से ही वो आजाद हुआ था और उन्होंने पूरे विश्व को वेपन्स बेचने का या व्यापार करने का उन्होंने जो काम किया उसके कारण वो अमीर है। लेकिन जापान अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी, अपने लगन से और अपने इस जापानियों के हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, हर एक भारतीयों के दिल में राष्ट्रभक्ति है। लेकिन विश्वेश्वरैया जी कहते हैं भारत में आलसियों की संख्या ज्यादा है और इसी के कारण हम अमेरिका और जापान से कॉम्पीट नहीं कर पाते, उनसे ज्यादा तरक्की या प्रगति नहीं कर पाते। उनका विश्वास था कि जिस दिन हम में आलसपन या हमने लेजीनेस चला जाएगा, त्याग देंगे, उस दिन हमारे देश का विकास होगा। विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र मानते थे। सेवा ही हमारा धर्म है और समाज सेवा ही हमारा धर्म है, ये उनका मानना था। जिंदगी भर देश की सेवा तथा मानव समाज की सेवा की। विश्वेश्वरैया जैसे एक दर्जन कर्मयोगी, लगभग 12, एक दर्जन मतलब 12 कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा होते तो हमारे देश के स्वरूप को ही बदल देते। देखो एक सर विश्वेश्वरैया जी ने 1900 में 19th सेंचुरी में सर विश्वेश्वरैया जी एक ही थे और एक व्यक्ति ने देश में इतने बड़े बदलाव किए, चाहे वो हैदराबाद हो, पुणे हो, मुंबई हो, आज के पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो, अमेरिका का पनामा हो, अदन का हो,
ये मैसूर राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने कार्य किया, अगर ऐसे 10-12 लोग और हमारे देश में होते तो हमारा देश का नक्शा ही बदलता, हमारे देश का पूरी तरह ढांचा ही बदलता और हमारा देश भी आज अमेरिका और जापान देश से भी ज्यादा आगे बढ़ता। ऐसा कहना लेखक का है। श्री विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण रहा। वे विनयशील थे, बहुत ही संयमी थे, साधु प्रकृति के पुरुष थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र को अटूट अंग था। ईमानदार कभी भी इतना, आजकल के इंजीनियर्स को हम देखते हैं, कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो सरकार में अधीन होकर काम करते हैं और कई सारे ऐसे डैम बनवाते हैं, कई सारे ऐसे रोड बनवाते हैं जो 1 साल के अंदर ही उसमें खड्डा पड़ जाता है। इस बड़े-बड़े डैम बनवाते हैं, 2-3 साल में डैम टूट जाता है और कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सर विश्वेश्वरैया ने आज भी, अगर वो आज पुणे में अगर विजिट करेंगे तो आज भी वो खड़ा का असला का डैम मजबूत है। अब बहुत दूर की बात नहीं, मैसूर अगर आप विजिट करेंगे तो मैसूर का कृष्णराज जो सागर जो डैम है, कितना विशाल डैम है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है। आज भी उसमें पानी लीकेज नहीं होता, एक बहुत बड़ा डैम। और आज भी वो वृंदावन गार्डन वो खड़ा है, आज भी हैदराबाद का वो गार्डन खड़ा है जिसको लगभग 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी उसमें कोई दुरुस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बार दुरुस्ती हो जाती है कालांतर के अनुसार, लेकिन आज के इंजीनियर क्या, तत्काल के इंजीनियर क्या काम करेंगे, अगर आप तुलना करेंगे तो आज जब कोई टेंडर निकलता है, जब कॉन्ट्रैक्टर कोई इंजीनियर कोई रास्ता कोई इमारत बनवाता है तो 2 ही 3 साल में उस रास्ते पर खड्डे पड़ जाते हैं। नेशनल हाईवे में भी इतने सारे खड्डे पड़ जाते हैं जिसको भरने के लिए बार बार लोगों को आना पड़ता है। तो हमने ये देखा है इस भारतवर्ष में। तो इसलिए 10-12 इंजीनियर अगर विश्वेश्वरैया जैसे अगर भारत में होते तो पूरा भारत का जो नजरिया है, भारत का जो ढांचा है वो बदल जाता और भारत एक अमेरिका और जापान जैसा प्रगतिशील देश होता। आज भारत विकसनशील देश है, विकसित देश नहीं है, अर्थात डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया। इतना महान, इतना बड़े-बड़े अलग-अलग देशों में का दौरा करने के बाद, अलग-अलग पद पर काम करने के बाद भी उनको कभी घमंड नहीं हुआ। एक विनयशील, विनम्र व्यक्ति के रूप में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जाता है। वे सदा देश के विकास में सपने देखते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सारे सपने साकार होते हुए देखे। अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है। इसका जबरदस्त उदाहरण प्रमाण डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवन को है। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप स्वावलंबी इंडिपेंडेंट बनेंगे, आज भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगा रहा है, लेकिन यही आत्मनिर्भर भारत का नारा तत्काल स्थिति में या तो स्वावलंबन का नारा ये विश्वेश्वरैया जी ने लगाया था। अगर कोई भी व्यक्ति परिश्रम, ईमानदार और कर्मठ के इस अपने प्रिंसिपल पर, अपने मार्गदर्शक तत्वों पर अगर चलेगा तो कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, महान बन सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है विश्वेश्वरैया जी का। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया नहीं है, फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध आज भी कारखाने स्मारक के बने हुए उनकी अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है। देखो आज विश्वेश्वरैया हमारे बीच नहीं है, 1964 में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज 2020 में भी उन्होंने बनाए डैम, उन्होंने बनाए गार्डन्स, उन्होंने बनाए बगीचे, उन्होंने बनाए कारखाने, चाहे वो मैसूर सैंडल हो, चाहे वो स्टील कारखाना हो, आज भी वहां पे दिखाई देता है। और इसलिए हमारे विश्वेश्वरैया पर हमें गर्व है। पूरा देश, पूरा विश्व उन पर गर्व करता है, नाच करता है। आशा करता हूँ एक आसान कि उनकी जीवनी यहाँ पे डॉक्टर बालशौरी रेड्डी ने हमें बताई है और आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप भी एक महान इंजीनियर के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनिए, ऐसी मैं आपको सलाह दूंगा। और हमेशा संयम रखिए, विनम्र रहिए। कितने भी आप बड़े पद पर काम क्यों ना करते हो, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे विश्वेश्वरैया के जीवन में भी विनम्रता थी, वो भी उनके जीवन चरित्र में विनम्रता को लाते थे और उनकी बुद्धि और उनकी कुशलता के ऊपर उन्होंने सारे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। समाज की सेवा की कर्मठ योगी वो कहलाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।